हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम मॉक टेस्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले के 9 मॉक टेस्ट में हम जीएस, अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी ये सभी देख चुके हैं। जीएस के भी हमने काफ़ी सारे पोर्शंस कवर करने की कोशिश की है। आज का हम मॉक टेस्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे और आज के मॉक टेस्ट में भी हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 10 अकाउंट्स के होंगे और 5 क्वेश्चन हमारे सोशल सिक्योरिटी पर रिलेटेड होंगे। आज के लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के क्वेश्चंस को नहीं लिया है, तो सिर्फ हमने सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट्स को कवर किया है। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, जब स्वामी व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन आहरित करता है तो व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect on the business when the owner withdraws money from the business for his personal use? Statement 1, स्वामी की पूंजी में कमी आती है, There is a decrease in the owner's capital. Statement 2, व्यवसाय की देनदारियों में कमी आती है, There is a decrease in the liabilities of the business. ऑप्शन ए केवल एक, ओनली वन। ऑप्शन बी केवल दो, ओनली टू। ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। ऐसा माना जाता है कि पृथक इकाई स्वामी दूसरी पृथक इकाई व्यवसाय के लिए धन दे रहा है। देखिए, अकाउंट्स में एक टर्म होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए। उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लेक्चर 4 अकाउंट्स का जो है हमारा, तो उसमें हमने डिटेल में इन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। कोई भी बिजनेस, जैसे कि आप हैं, आप एक्स हैं और आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ABC नाम का, तो भले ही आप ऑनर हैं इस बिजनेस के, लेकिन बिजनेस को आपसे अलग एक एंटिटी कंसिडर किया जाएगा। यानी कि बिजनेस को एक अलग जीवित व्यक्ति माना जाता है, जीवित एंटिटी, एक जिसका एग्जिस्टेंस है और जो लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी माना जाता है। इसलिए आपको बिजनेस से अलग करके देखा जाएगा। बिजनेस की जो कैपिटल होगी, जो बिजनेस में जो इसका जो सेविंग अकाउंट होगा, इसका जो कैपिटल होगा वो आपके कैपिटल से अलग माना जाएगा। अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो इसका आपके पर्सनल जो कैपिटल है, जो पर्सनल एसेट्स है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो व्यवसाय के लिए धन दे रहा है। इसी प्रकार जब स्वामी व्यवसाय से कुछ धन अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरित करता है तो उसे स्वामी की पूंजी में कमी माना जाता है। परिणामतः व्यवसाय की देनदारियों में कमी आती है, उसे स्वामी की पूंजी में कमी माना जाता है। अब देखिए, जब आपने बिजनेस एक्स है और आपने कोई बिजनेस, आप एक्स हैं और आपने बिजनेस ABC कोई इस्टेब्लिश किया है, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, तो जो 1 लाख रुपए हैं ये इस बिजनेस की कैपिटल मानी जाएगी और ये आपके इसमें एसेट होंगे और ये बिजनेस के ऊपर 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, क्योंकि ये लायबिलिटी इस बिजनेस को किसी को चुकानी है, यानी कि ये आपको चुकाएगा ये 1 लाख रुपए। ये बिजनेस जो है, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि ये ABC जो बिजनेस है ये 1 लाख रुपए का कर्जदार है। किसका कर्जदार है? आपका, एक्स का कर्जदार है। ये एक्स को 1 लाख रुपए चुकाएगा, इसलिए। और ये एक्स जो है इसका एसेट है 1 लाख रुपए। जब इसमें से ये कुछ मान लीजिए 10,000 रुपए निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो इसकी पूंजी में, ये इसमें जो कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए की, इसमें कमी आ गई, यानी कि इसमें अब 90,000 रुपए का कैपिटल रह गया। तो 90,000 रुपए का कैपिटल रह गया, तो इसमें पूंजी में कमी आई। इसी तरह, लेकिन जब ABC की जो वैल्यू है, जो कैपिटल है, वो 90,000 रुपए तो रह गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब ABC के ऊपर जो लायबिलिटी है वो भी 90,000 रुपए रह गई। इस तरह लायबिलिटी जो 1 लाख रुपए थी, जो 1 लाख रुपए की देनदारी थी, वो अब 90,000 रुपए की देनदारी रह गई। इसलिए देनदारी में भी कमी आती है और स्वामी की जो पूंजी है उसमें भी कमी आती है और बिजनेस की देनदारी में भी कमी आती है। तो इट इज बिलीव दैट अ सेपरेट एंटिटी ओनर इज गिविंग मनी टू अनदर सेपरेट एंटिटी बिजनेस। Similarly, when the owner withdraws some money from the business for his personal use, it is considered a deficiency in the owner's capital or decrease in the owner's capital. As a result, the liabilities of the business decrease. इसी तरह बिजनेस की लायबिलिटी भी, यानी कि देनदारियां भी कम होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, लेखांकन की द्विपक्षीय संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। स्टेटमेंट 1, इस संकल्पना के अनुसार किसी भी लेन देन के अभिलेखन के लिए 2 खाते होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट देयर आर 2 अकाउंट्स फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट 2, इस संकल्पना के अनुसार यदि कोई फर्म माल नकद खरीदती है
तो उसकी स्टॉक में कमी आती है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इफ ए फर्म बाइज गुड्स इन अ कैश देन इट स्टॉक डिक्रीजेज। ऑप्शन ए केवल एक, ओनली वन। ऑप्शन बी केवल दो, ओनली टू। ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। हमने बिल्कुल इजी से क्वेश्चन रखे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डेफिनेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी द्वारा दे दिया जाता है और आपको सही स्टेटमेंट बताना होता है या सही स्टेटमेंट चुनना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। इस संकल्पना के अनुसार, यानी कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय संकल्पना, इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेनदेन का प्रभाव दो स्थानों पर पड़ता है, अर्थात प्रत्येक लेनदेन का अभिलेखन दो स्थानों पर किया जाता है, यानी कि उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको दो स्थानों पर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि एक जगह एसेट में वृद्धि होगी और दूसरी जगह एसेट में कमी आएगी। यानी कि मान लीजिए आपने फर्म, आपकी कोई फर्म है एबीसी, और आपने इस फर्म के लिए, इस फर्म का एक कैपिटल अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपए की जमा पूंजी है। आपने इस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए का कोई कच्चा माल अपनी फर्म के लिए परचेस किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ की फर्म में 90,000 रुपए रहेगा पैसे, एसेट में इसकी एसेट्स में कमी आई। लेकिन दूसरी तरफ जब 10,000 रुपए का आपने माल लिया, स्टॉक लिया, सॉरी कच्चा माल लिया, रॉ मटेरियल जब आपने परचेस किया, तो जो इसका स्टॉक है उसमें वृद्धि हो गई। जाहिर सी बात है कच्चा माल आपके स्टॉक में आके जमा हो गया, तो स्टॉक में एक तरफ वृद्धि हुई, दूसरी तरफ एसेट्स में कमी आई। यानी कि एक, ये दोनों ही एसेट हैं, स्टॉक भी एक एसेट ही है, एक स्टॉक में वृद्धि हुई और दूसरे स्टॉक में कमी आई। उदाहरण के लिए यदि कोई फर्म कोई माल नकद खरीदती है तो इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ उसकी परिसंपत्तियां स्टॉक में वृद्धि होगी, और हमने स्टेटमेंट में क्या दिया था, स्टॉक में कमी आती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्टॉक में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर दूसरी संपत्ति नकद, यानी कि जो उसका कैपिटल अकाउंट है उसके कैश में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आगम मान्यता संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट 1, आगम से तात्पर्य रोकड़ के उस कुल अंतर प्रवाह से है जो व्यवसाय द्वारा वस्तुओं सेवाओं के क्रय से प्राप्त होता है। रेवेन्यू मीन्स द टोटल इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बिजनेस। स्टेटमेंट 2, आगम से तात्पर्य व्यवसाय के संसाधनों का दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले भुगतान, जैसे ब्याज, लाभांश आदि से है। रेवेन्यू मीन्स पेमेंट लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा इन एक्सचेंज फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस बाय अदर पीपल। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। आगम से तात्पर्य रोकड़ के उस कुल अंतर प्रवाह से है जो व्यवसाय द्वारा वस्तुओं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होता है, और हमने स्टेटमेंट में क्या बताया था, क्या देखा था, क्रय। स्टेटमेंट में इसलिए आपको पूरा स्टेटमेंट बहुत डीपली थोड़ा आपको रीड करना है। थोड़ा अगर थोड़ी सी भी आपने जल्दबाजी की तो एक वर्ड से ही पूरा क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट सही गलत हो जाएगा, सही का गलत और गलत का सही हो जाएगा। व्यवसाय के संसाधनों द्वारा दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले प्राप्तियां, जैसे ब्याज, लाभांश आदि, ये दोनों आगम से तात्पर्य होते हैं, यानी कि यहाँ प्राप्तियां, और यहाँ हमने दिया था भुगतान, दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले भुगतान, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं। रेवेन्यू मीन्स द टोटल इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इनफ्लो ऑफ कैश receipts like interest, dividend etc in exchange of the use of resources of the business by other people। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आगम व मिलान संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैचिंग कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट 1, इस संकल्पना के अनुसार एक व्यय को तभी खर्च माना जाएगा जब उस पर रोकड़ का भुगतान हो गया हो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन द कैश हैज बीन पेड ऑन इट। यानी कि अगर आप कोई खरीद कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए उधार खरीद की आपने, तो उसको तभी खरीद माना जाएगा जब इस उधार की आपने पेमेंट कर दी हो। पेमेंट कर दी हो, जैसे उधार बहुत से बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपने पेमेंट की हो, तो इसको तभी खरीद की कैटेगरी में माना जाएगा। इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है। दूसरा, इस संकल्पना के अनुसार किसी विशेष अवधि में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाना चाहिए, यानी कि उसी अवधि के खर्चों से किया जाना चाहिए। According to this concept, the revenue earned in a particular period should be matched with the expenses of the same period। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। इस संकल्पना के अनुसार, कौन सी संकल्पना, आगम व मिलान संकल्पना,
आगम, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार किसी विशेष अवधि में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाना चाहिए। यानी कि एक निश्चित अवधि होगी, जैसे कि एक वर्ष की अवधि में उसमें कितना रिवेन्यू आया है और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, उसी वर्ष में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, उनका मिलान किया जाता है। अतः एक व्यय को तभी खर्च मान लिया जाता है जब उससे किसी संपत्ति या आगम का अर्जन हो गया हो। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल आपने अपनी फर्म के लिए उधार में खरीदा, तो इस खर्चे को तभी मान लिया जाएगा जब आपके पास ये उधार की सप्लाई आ गई हो, सप्लाई मिल गई हो। हालांकि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, चाहे पेमेंट आप 6 महीने बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद तब दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास सप्लाई आ गई रॉ मटेरियल की या किसी भी तरह के खर्चे की, जो सप्लाई है, सर्विस है, कोई भी आपने गुड्स खरीदा है या कोई भी सर्विसेज ली है उधार में, अगर उसकी सप्लाई मिल गई है आपको, तो तभी उसको खर्च मान लिया जाएगा, ना कि जब उस पर रोकड़ का भुगतान हुआ हो। ऐसा नहीं है कि जब रोकड़ का भुगतान हो तब उसे खर्च माना जाएगा, बल्कि जब आपको उसकी प्राप्ति हो गई हो तभी उसको खर्च मान लिया जाएगा, चाहे आपने रोकड़ का भुगतान किया हो या ना किया हो। According to this concept, the revenue earned in a particular period should be matched with the expenses of the same period. Therefore, an expenditure is also considered an expense only if it has acquired any property or revenue, not when the cash has been paid on it. अगला क्वेश्चन नंबर 5। दो व्यवसायों के बीच वित्तीय परिणामों की तुलना निम्न में से किस संकल्पना पर आधारित है? कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स बिटवीन टू बिजनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स? ऑप्शन है मुद्रा मापन संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी आगम व्यय मिलान संकल्पना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी समनुरूपता संकल्पना, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समनुरूपता संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्मिटी या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। किसी भी व्यवसाय द्वारा वित्तीय विवरणों में निहित सूचनाएं व्यवसाय संचालन के प्रयोग परिणामों तक पहुंचने में उपयोगी तभी हो सकती हैं जब उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो। यह तुलना विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों से भी हो सकती है और एक जैसा व्यापार करने वाले विभिन्न व्यवसायों के मध्य भी, यानी कि तुलना दो तरह से की जाती है। एक, मान लीजिए आपकी ये कंपनी है ABC और वो पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरी कंपनी है XYZ तो और ये भी पेन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो एक तुलना तो इस आधार पर होगी कि दो सेम प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां, दो ऐसी कंपनियां जो सेम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं, उनके बीच तुलना की जाएगी कि दोनों के बीच तुलना फाइनेंशियल कैसी तुलना है कि कौन सा लाभ में चल रहा है, कौन सी फर्म हानि में चल रही है। और एक दूसरी तरह से तुलना होती है, ये जैसे मान लीजिए आपकी पेन कंपनी है और आपने की पेन कंपनी ने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो लाभ कमाया है, जो भी फाइनेंशियल इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अकाउंट जो बैलेंस है, उसकी तुलना इसकी 2019-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से की जाएगी। तो एक ही फर्म में के अलग अलग वर्षों के मध्य तुलना, और दूसरा दो फर्मों के बीच तुलना, एक सा प्रोडक्शन समान वस्तु का प्रोडक्शन करने वाली दो फर्मों के बीच तुलना, और एक ही फर्म के अपने पिछले वर्षों के मध्य तुलना। तो इस प्रकार दो व्यवसाय के वित्तीय परिणामों की तुलना भी तभी संभव है यदि दोनों ने वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए लेखांकन के समान तरीके व नीतियों का पालन किया हो। लेकिन ये तुलना तब कब संभव है? जब दोनों फर्मों ने, आपकी कंपनी ABC और दूसरी कंपनी XYZ, इन दोनों ने जो लेखांकन पद्धतियां हैं उन दोनों ने सेम ही पद्धतियों का इस्तेमाल किया हो अपनी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। Thus, comparison of financial results of two business is also possible only if both have followed the same methods and policies of accounting for the creation of financial statements. अगला क्वेश्चन नंबर 6। वित्तीय सूचनाओं के प्रतिवेदन में समनुरूपता व एकरूपता लाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना कब की गई थी? When was the Institute of Chartered Accountants established to bring uniformity and consistency to the reports of financial information? ऑप्शन ए जनवरी 1977, ऑप्शन बी फरवरी 1977, ऑप्शन सी मार्च 1977, ऑप्शन डी अप्रैल 1977। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अप्रैल 1977। वित्तीय सूचनाओं के प्रतिवेदन में समनुरूपता व एकरूपता लाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अप्रैल 1977 में लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां लेखा अवधियों में समरूपता की आवश्यकता होती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एस्टैब्लिश
द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन अप्रैल 1977 टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग conformity and uniformity to financial information reports. The main function of this board is to identify the areas where uniformity is required in the accounts. अगला क्वेश्चन नंबर 7, तलपट के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस. तलपट किसे कहते हैं? ट्रायल बैलेंस को. स्टेटमेंट 1, यह एकल प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होता है. इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम. स्टेटमेंट 2, तलपट रोकड़ बही में सभी खातों के नाम और जमा योग या शेषों को दर्शाने वाला विवरण है. ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द डेबिट ऑफ ऑल अकाउंट्स एट द सम और बैलेंस ऑफ क्रेडिट्स इन द कैश बुक. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं. आपको जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है, केयरफुली रीडिंग करने की आवश्यकता होती है, वरना एक वर्ड पर ही पूरा स्टेटमेंट बेस्ड होता है. जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया है, मैंने आपको हिंट दे दी है, इसमें एक वर्ड पर ही पूरा स्टेटमेंट बेस है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं. तलपट नाम एवं जमा राशियों की शुद्धता जांचने का एक साधन है. यह दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की एक अंकगणितीय परीक्षण है. हमने क्या बात की थी स्टेटमेंट में? एकल प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित, जबकि यह दोहरी प्रविष्टि डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है, जो यह जांचता है कि प्रत्येक लेन देनों को के दोनों पहलू शुद्धता से अभिलिखित किए गए हैं. तलपट बही खातों में, खतौनी बही खातों में, और हमने क्या बात की थी? रोकड़ बही में. रोकड़ बही में नहीं, कैश बुक में नहीं होता है इसका, बल्कि ये बही खातों लेजर अकाउंट में खतौनी की शुद्धता राशियों की जांच के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग या शेषों को दर्शाने वाला विवरण है. ट्रायल बैलेंस इज अ मीन्स ऑफ चेकिंग द प्योरिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इट इज एन अरिथमेटिक टेस्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम टू चेक that both aspects of each transaction are accurately recorded. Trial balance is a statement showing the debits of all the accounts and sum or balance of credits in the ledger account with a view to check the correctness of the account in the posting. खतौनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोस्टिंग. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तलपट के संबंध में सही कथन चुनिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस. हमने हर चैप्टर से कोशिश की है जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चंस कवर करने की, कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं एक ही चैप्टर से. स्टेटमेंट 1, तलपट सदैव खाता शेषों से तैयार किया जाता है. ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस ऑफ अकाउंट्स. स्टेटमेंट 2, कोई संस्था तलपट को किसी चयनित अवधि के अंत में भी तैयार कर सकती है. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ ए सेलेक्टेड पीरियड. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2. तलपट सामान्यता खाता शेषों से तैयार किया जाता है, और हमने स्टेटमेंट में दिया था सदैव और सामान्यता में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. इसलिए जहां पर ज्यादातर ऐसा होता है, यूपीएससी जब इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देती है कि केवल ऐसा ही होता है या सदैव ऐसा ही होता है हमेशा, तो इस तरह के स्टेटमेंट मोस्टली गलत ही होते हैं. ऐसा जबकि नहीं है, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सदैव आएगा या फिर केवल आएगा तो वो स्टेटमेंट गलत ही होगा. पर लेकिन सामान्यता मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ये गलत ही स्टेटमेंट होते हैं. तो तलपट सामान्यता खाता शेषों से तैयार किया जाता है, और सदैव में यानी कि इसकी गुंजाइश ही नहीं बची कि किसी और तरह से तैयार किया जाता है. और सदैव में सामान्यता में गुंजाइश है, यहाँ थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि किसी और तरह से भी खाता शेषों के अलावा भी तैयार किया जा सकता है. तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. खाता शेषों से तैयार किया जाता है सामान्यता. तलपट सामान्यता एक लेखा अवधि के अंत में तैयार किया जाता है. हालांकि एक संस्था को तलपट को एक चयनित अवधि के अंत में भी तैयार कर सकती है. ये अवधि संस्था की आवश्यकता अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक भी हो सकती है. ट्रायल बैलेंस इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. हाउएवर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो प्रिपेयर द बोर्ड ऑफ द एंड ऑफ सेलेक्टेड पीरियड. दिस पीरियड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. बोर्ड नहीं होगा यहाँ, ट्रायल बैलेंस होगा. ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ ए सेलेक्टेड पीरियड. दिस पीरियड कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो इसको किसी भी आधार पर तैयार किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ईयरली ही तैयार किया जाए. तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही था. अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा तलपट बनाने का कौन से तलपट बनाने के उद्देश्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस.
स्टेटमेंट 1 खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट 2 अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करना, हेल्पिंग इन डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। स्टेटमेंट 3 वित्तीय विवरणों जैसे लाभ व हानि खाता और तुलन पत्र की तैयारी करने में सहायता करना, असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी ये सभी तलपट बनाने के उद्देश्य होते हैं, जैसे कि खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ये भी तलपट बनाने का उद्देश्य से किया जाता है। अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करता है तलपट बनाना, तलपट के द्वारा अशुद्धियों का पता भी लगाया जा सकता है, और वित्तीय विवरणों की तैयारी करने में भी तलपट सहायता करता है। ट्रायल बैलेंस इन सारी चीज़ों में सहायता करता है, ट्रायल बैलेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग तलपट ज्ञात करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू फाइंड अ ट्रायल बैलेंस? स्टेटमेंट 1 योग विधि, जिसे टोटल मेथड्स भी कहते हैं या टोटल्स मेथड भी कहते हैं। स्टेटमेंट 2 शेष विधि, बैलेंसेस मेथड, और थर्ड है योग एवं शेष विधि, टोटल कम बैलेंस मेथड। आपको बताना है कि इनमें से किस विधि का प्रयोग या किन विधियों का प्रयोग ट्रायल बैलेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप में से जिसने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे अकाउंट्स के, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, और आप इन तीनों विधियों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के लिए डिटेल्स के लिए आप हमारे लेक्चर भी, शुरुआती लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इन तीनों के बारे में डिटेल में बताया गया है। बल्कि जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा जितनी भी थ्योरी पार्ट है उन सबकी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। जितने भी थ्योरी पार्ट है हमारा, हमने अपने लेक्चर्स में एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। तो इन तीनों ही विधियों का उपयोग तलपट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ से हमारे सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है, जो कि कुछ फैक्चुअल या आप स्टैटिक पार्ट कह सकते हैं। हमने स्टैटिक पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं और कुछ हमने स्कीम्स के भी क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला है हमारा 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कोष के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष को इंग्लिश में भी राष्ट्रीय महिला कोष ही लिखते हैं। वैसे आप नेशनल विमेन फंड भी कह सकते हैं, जबकि इसको राष्ट्रीय महिला कोष ही कहा गया है। स्टेटमेंट 1 इसकी स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन फरवरी 2003। स्टेटमेंट 2 इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भारत सरकार ने मार्च 1993 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी के रूप में की थी, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। द राष्ट्रीय महिला कोष वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1993 एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एक चीज़ और हम आपको बताते चलें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के संदर्भ में आपको कंपनीज एक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और साथ में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर विमेन। स्टेटमेंट 1 इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। स्टेटमेंट 2 इस आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन वाज मिस जयंती पटनायक। स्टेटमेंट 3 वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। प्रेजेंटली मिस रेखा शर्मा इज इट्स प्रेसिडेंट और चेयरमैन कहें तो ज़्यादा बेहतर है, चेयरमैन। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। ये भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था, जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी
और 30 नवंबर 2018 से रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 जनवरी 1992 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट ऑफ 1990। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन वॉज जयंती पटनायक एज ऑन 30 नवंबर 2018। रेखा शर्मा इज इट्स चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, महिला उद्यमिता मंच के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म। स्टेटमेंट 1, इसका आरंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 2, यह इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति नामक 3 स्तंभों पर टिका है। इट रेस्ट ऑन 3 पिलर्स कॉल्ड विल पावर, नॉलेज पावर एंड कर्म पावर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। यह नीति आयोग की एक पहल है, ना कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये आकांक्षाएं उन 3 स्तंभों में प्रकट होती हैं जिन पर WEP यानी कि विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इच्छा शक्ति, अपने उद्यम शुरू करने के इच्छुक उद्यमियों को प्रेरित करना। ज्ञान शक्ति, उन्हें उद्यमशीलता प्रदान करने में मदद करने के लिए महिला उद्यमियों को ज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्रदान करना। कर्म शक्ति, व्यवसायों को स्थापित करने और बढ़ाने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। These aspirations appear in 3 pillars of which the WEP is built: willpower, motivating entrepreneurs seeking to start their own ventures; ज्ञान शक्ति, providing knowledge and ecosystem support to women entrepreneurs to help them provide entrepreneurship; कर्म शक्ति, providing assistance to entrepreneurs in setting up and growing businesses। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेरी सहेली पहल के संबंध में एक सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरी सहेली इनिशिएटिव। स्टेटमेंट 1, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इट वॉज स्टार्टेड इन 2018। स्टेटमेंट 2, इसका उद्देश्य महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन ट्रेवलर्स और वुमेन पैसेंजर्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी केवल 2। भारतीय रेलवे ने अपनी पूरी यात्रा के लिए ट्रेनों से यात्रा करने वाले स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक जाने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। और मेरी सहेली पहल की शुरुआत सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। तो ये भारतीय रेलवे की एक योजना है और इसकी शुरुआत दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे में सितंबर 2020 में की गई थी। इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड द मेरी सहेली इनिशिएटिव टू फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन ऑल एरियाज विद अ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू वीमेन पैसेंजर्स गोइंग फ्रॉम ट्रेन टू स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन फॉर देयर एंटायर जर्नी। मेरी सहेली इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन सितंबर 2020 एज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन साउथ ईस्टर्न रेलवे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। स्टेटमेंट 1, इसे 2017 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 2, इसमें 6,000 रुपये के नकद मातृत्व लाभ के प्रावधान की योजना की गई थी। इट वॉज प्लान टू प्रोवाइड कैश मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ ₹6,000। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। ये 2017 में पेश किया गया था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। यह पहली जीवित जन्म के लिए 19 वर्ष या इससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। कैश कंडीशनल कैश ट्रांसफर बेनिफिट प्रोग्राम प्लान। ये महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान मजदूरी हानि के लिए महिलाओं की आंशिक मजदूरी, मुआवजा और सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण और प्रथाओं के लिए शर्तें प्रदान करता है। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत
अधिनियम में वर्णित 6,000 रुपये के नकद मातृत्व लाभ के प्रावधान को लागू करने के लिए योजना लाई गई थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम अकाउंट्स का लेक्चर देखेंगे। अकाउंट्स के लेक्चर के लिए हमें थोड़ा टाइम की कमी की वजह से हम अकाउंट्स का लेक्चर नहीं ला पा रहे हैं। हमें अकाउंट्स का लेक्चर 25 भी कल ज़रूर हमारा चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके बाद जब हमारे कुछ मॉक टेस्ट हम इस मंथ और देखेंगे, उसके बाद हम कुछ बहुत से बच्चों की डिमांड थी और वैसे भी हमारा चैनल डेडिकेटेडली यूपीएससी को टारगेट किया गया है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम इसमें यूपीएससी 2021 आईएएस के लिए यूपीएससी आईएएस 2021 सिविल सर्विसेज के हम मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे अपने चैनल पर वीडियो लेक्चर, जिसमें हम स्पेशली करंट पर फोकस करेंगे। करंट से हम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे मई 2020 से लेकर अब तक जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे मंथली, वो आपको एकदम अप टू मार्क और यूपीएससी लेवल के अप टू मार्क यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप सॉल्व ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको उसके एक्सप्लेनेशन से या उसके क्वेश्चंस के थ्रू ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ये मेरी इसमें गारंटी है कि आपको 80% क्वेश्चंस उन जितनी भी मैं टेस्ट सीरीज आपको कराऊंगा हमारे चैनल पर कराई जाएंगी, उसमें से आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हम आंसर में जैसे आपको पता है एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी को हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।